जेन जी और जेन अल्फा के बाद क्या सड़क पर उतरने की बारी अब उनके मां बाप की है? क्या देश का मिडिल क्लास भी आंदोलन करने पर मजबूर होगा? एजुकेशन सिस्टम की कमियां देश का भविष्य खा रही हैं, लेकिन कैसे महंगाई देश के वर्तमान को चट कर रही है? चीनी के दाम 3 महीने में 40% बढ़ चुके हैं। फिर सरकार क्यों कहती है कि देश में चीनी की कमी नहीं है? महंगाई की सुनामी दरवाजे पर खड़ी है, लेकिन सरकार क्यों नहीं बताती कि उसकी क्या तैयारी है? आज मैं आपको बताऊंगा 2002-2003 में ऐसा क्या हुआ जिसने इंडिया शाइनिंग के नारे की धज्जियां उड़ाकर बीजेपी को सत्ता से बाहर कर दिया, और अब क्या हूबहू वैसा ही हो रहा है जो मोदी सरकार के लिए खतरे की घंटी बन सकता है। क्या होता है एल नीनो, सुपर एल नीनो, और क्या होगा इसका आपकी जिंदगी पर असर, इस पर भी होगी बात। नमस्कार, मैं हूं दिबांग, आप देख रहे हैं दिबांग ऑफिशियल। बेल आइकॉन जरूर दबाएं, घंटी बजेगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद। महंगाई डायन खाए जाते की बात पुरानी हो चुकी है। अब लगता है सरकार को महंगाई ही नहीं, हर समस्या की संजीवनी मिल गई है। खास बात यह कि सरकार के पास देश की हर समस्या का एक ही मरहम है, और वो है वंदे मातरम। देश में चीनी है कम, बोलो वंदे मातरम। फूटा महंगाई का बम, बोलो वंदे मातरम। इथेनॉल से इंजन गया थम, बोलो वंदे मातरम। मिड डे मील में पानी ज्यादा सब्जी कम, बोलो वंदे मातरम। बच्चे तबेले में पढ़ें और मंत्री, शिक्षा मंत्री बेशरम, बोलो वंदे मातरम। छात्रों पर चली पैलेट गन पर सरकार फैलाए झूठ और भ्रम, बोलो वंदे मातरम। भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा, नौकरियां बहुत कम, बोलो वंदे मातरम। यानी सरकार के पास वंदे मातरम वो संजीवनी है जो भारत की हर समस्या, सरकार से पूछे जाने वाले हर सवाल का जवाब बन गई है। लेकिन असल में यह जवाब नहीं, थोपे हुए राष्ट्र प्रेम का पर्दा है, जिस पर्दे के पीछे सरकार अपनी नाकामी छुपाना चाहती है। सरकार आपको नहीं बताना चाहती कि पेट्रोल में एथेनॉल की ब्लेंडिंग ने देश भर में चीनी की कमी कर दी है। सरकार आपको नहीं बताना चाहती कि 2027 तक भारत में महंगाई की सुनामी आ सकती है। सरकार आपको नहीं बताना चाहती कि चीनी तो सिर्फ शुरुआत है, अभी आपका आटा, चावल, तेल सब महंगा होने वाला है। सरकार आपको सिर्फ वंदे मातरम में उलझाए रखना चाहती है। वैसे अगर आज वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी जिंदा होते तो उन्हें भी सरकार की नीतियों का नतीजा भुगतना पड़ता। वो मीठे के बहुत शौकीन थे। उनके घर पर जब बड़े बड़े लोग चर्चा में हिस्सा लेने के लिए आते तो वो अक्सर रसगुल्ला और संदेश से उनका स्वागत करते। लेकिन शायद आज वो भी ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि देश में चीनी का दाम बेतहाशा बढ़ा है। पिछले 1.5 साल में सरकार ने पेट्रोल में एथेनॉल की ब्लेंडिंग को जमकर बढ़ावा दिया। गन्ने से बने एथेनॉल से पेट्रोल मीठा हो गया और देश के लोगों के लिए चाय और मिठाइयों का स्वाद फीका। पिछले 50 दिनों में चीनी की कीमत 20 से 40% तक बढ़ चुकी है। 2 महीने पहले चीनी 47 रुपए किलो बिक रही थी, आज उसकी कीमत है 55 से 60 रुपए। क्विक डिलीवरी एप्स में और किराने की दुकान पर 65 से 70 रुपए किलो। यानी देश में चीनी की भयंकर कमी है। यही वजह है कि 10 सालों में पहली बार सरकार ने 10 लाख टन यानी 100 करोड़ किलोग्राम चीनी आयात करने का फैसला किया है। आज के एक्सचेंज रेट के हिसाब से देखें तो सरकार को इसके लिए करीब 5,168 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे, और यह कीमत डॉलर्स में चुकाई जाएगी। कई रिपोर्ट्स का दावा है कि एथेनॉल प्रोडक्शन की वजह से देश में चीनी का उत्पादन घटा। गन्ना चीनी मिलों में जाने के बजाय एथेनॉल बनाने वाली फैक्ट्रियों में जा रहा है। यानी पेट्रोल में एथेनॉल मिलाकर सरकार को अपना इंपोर्ट बिल कम करना है। लेकिन अब विदेश से चीनी खरीदने के लिए सरकार को विदेशी मुद्रा भंडार से डॉलर निकालने होंगे। एक कहावत है ना, मंदिर में गए थे भंडारा खाने, अंदर पहुंचे तो पूरी खत्म।
बाहर आए तो चप्पल गुम। लेकिन सिर्फ चीनी नहीं, देश में ऐसा बहुत कुछ महंगा होने की आशंका है जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। और बहुत सारे एक्सपर्ट्स मानने लगे हैं कि देश में अगला आंदोलन बढ़ती महंगाई के खिलाफ हो सकता है। यानी जेन जी और जेन अल्फा के बाद अब बारी भारत के मिडिल क्लास की है। देश में क्या महंगा हो सकता है यह मैं आपको बताऊंगा आगे, लेकिन पहले यह समझ लीजिए कि अचानक देश में चीनी की कमी क्यों हो गई है। इसकी कई वजह हैं। क्रेडिट एजेंसी इकरा के मुताबिक 2025-2026 में देश में चीनी के प्रोडक्शन का अनुमान 3100 करोड़ किलोग्राम था, लेकिन चीनी का नेट प्रोडक्शन हो पाया 2800 करोड़ किलोग्राम, जबकि देश में चीनी की अनुमानित खपत है 2830 करोड़ किलोग्राम। इकरा के मुताबिक 30 करोड़ किलोग्राम का फर्क इसलिए है क्योंकि करीब 30 करोड़ किलोग्राम गन्ने का शीरा एथनॉल बनाने में खप गया। हालांकि सरकार यह मानने को तैयार नहीं है कि देश में चीनी की यह कमी एथनॉल की वजह से हुई है। सरकार का तो कहना है कि देश में पर्याप्त चीनी है और इसकी कोई कमी नहीं है। सवाल यह है कि अगर कमी नहीं है तो फिर चीनी का आयात क्यों हो रहा है, यह क्यों जरूरी है, वो भी इस पर लगने वाली 100% ड्यूटी को पूरी तरह से हटाकर। ड्यूटी हटाने का मतलब क्या है कि पहले तो सरकार को विदेशी चीनी मंगाने पर 5000 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। दूसरा, आयात शुल्क न मिलने से सरकार को इतना ही नुकसान भी उठाना पड़ेगा। लेकिन बीजेपी के नेताओं और मंत्रियों के पास अपनी नाकामी छिपाने के लिए एक से एक तर्क है। बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं श्रवण कुमार, कह रहे हैं आजकल सबको डायबिटीज है, इसलिए अगर चीनी के दाम बढ़े तो फर्क नहीं पड़ता। ऐसे भी चीनी लोग कम खा रहे हैं, लोग सबको तो आजकल बीमारी हो गया, मिठाई उठाई कम खाते हैं। आजकल तो सब डायबिटीज के शिकार हो रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि चीनी के दाम के बढ़ोतरी से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन विपक्ष चुप नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का एक्स पर पोस्ट सरकार से 3 सवाल पूछता है। दुनिया के बड़े चीनी उत्पादक और निर्यातक भारत में आज चीनी का स्टॉक 9 साल के सबसे निचले स्तर पर क्यों है? नौबत निर्यात रोकने और 10 लाख टन चीनी ड्यूटी फ्री आयात करने तक कैसे पहुंची? 3 महीने में चीनी करीब 40% महंगी हो गई। त्योहारों से पहले जनता पर पड़ी इस महंगाई की मार का जिम्मेदार कौन है? वो ये भी पूछते हैं कि जब देश में चीनी की कमी है तो गन्ने और अनाज को एथनॉल बनाने में झोंकने वाली नीति की समीक्षा क्यों नहीं की जाती? समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि सरकार देश के लोगों को महंगाई में झोंक रही है। गन्ने से एथनॉल बनाकर पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। चीनी कितनी महंगी हो गई, और तब महंगी हो गई जब त्योहार आ गया है, आपको मिठाई खरीदनी पड़ेगी। और एक हिसाब किताब लगाओ कि अगर आपका गुलाब जामुन कितना महंगा हो गया होगा, रसगुल्ला कितना महंगा हो गया होगा, बर्फी कितनी महंगी हो गई है, मिठाई महंगी हो गई, साबुन महंगा हो गया, तेल महंगा हो गया, खाने की हर चीज महंगी हो गई। और जो ऑफिशियल डेटा कहता है इन्फ्लेशन रेट, क्योंकि सामान्य भाषा में अगर हम वो कहें, या जो टेक्निकल वर्ड है, इन्फ्लेशन रेट कितना बढ़ गया सोचिए आप। आज हर चीज महंगी हो रही है, डीजल, पेट्रोल, सब कुछ महंगा। हमने तो कई बार कहा और फिर कहता हूं कि अगर इथेनॉल मिलाना गाड़ी का माइलेज और मेंटेनेंस अच्छा करती है, तो जितनी भी कंपनियां हैं जो मिलवा रही हैं इथेनॉल, उन कंपनियों को बाकायदा एड देना चाहिए अखबारों में कि इथेनॉल मिलने के बाद गाड़ी का माइलेज अच्छा होगा, आपको मेंटेनेंस के लिए नहीं जाना पड़ेगा। तो सोचिए, मुनाफे की वजह से ये पेट्रोल में इथेनॉल मिलवा रहे हैं और मुनाफे के लिए चीनी महंगी कर रहे हैं। ये जेब में किसके जा रहा है पैसा? सवाल ये है।
अरविंद केजरीवाल ने तो एक वीडियो जारी करके सरकार को अनपढ़ों की सरकार बता दिया। मोदी सरकार बिल्कुल अनपढ़ लोगों की सरकार है। उन्हें यही नहीं पता कि क्या निर्णय ले रहे हैं और इस निर्णय का क्या असर होगा। इन्होंने गन्ने की खेती को इथेनॉल बनाने के लिए डाइवर्ट किया और इथेनॉल को पेट्रोल में मिलाना चालू कर दिया। बोले इससे पेट्रोल बचेगा, और पेट्रोल बचेगा तो फॉरेन एक्सचेंज बचेगी, विदेशी मुद्रा बचेगी, जो हम विदेशों से तेल आयात करने के लिए खर्च करते हैं। अब जब गन्ने की खेती को इन्होंने इथेनॉल बनाने के लिए डाइवर्ट किया तो गन्ने की कमी हो गई, चीनी की कमी हो गई देश में, और अब चीनी पिछले 17 दिन में 20 रुपए प्रति किलो चीनी के दाम बढ़ गए, क्योंकि चीनी की देश भर में बहुत किल्लत हो गई है। 17 दिन पहले चीनी की कीमत थी 46 रुपए, अब 65 रुपए किलो चीनी हो गई है। हमारा देश चीनी एक्सपोर्ट किया करता था, अब हमारा देश चीनी इंपोर्ट करने की प्लानिंग कर रहा है। सरकार के मुताबिक एथनॉल ब्लेंडिंग से पिछले एक साल में करीब 28,400 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा बची है। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर चीनी का आयात बढ़ता है तो एथनॉल से हुई विदेशी मुद्रा बचत और चीनी आयात की अतिरिक्त लागत का हिसाब क्या होगा? क्या एथनॉल को लेकर सरकार का गणित औंधे मुंह गिरेगा? हालांकि यह बात ठीक है कि देश में चीनी की कमी के लिए फसलों को हुआ नुकसान, त्योहारों के सीजन में होने वाली जमाखोरी भी कुछ हद तक जिम्मेदार है। लेकिन फिर सरकार को यह बताना चाहिए कि ऐसे में एथनॉल का प्रोडक्शन कम क्यों नहीं किया? जमाखोरी रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए? और क्या सिर्फ चीनी तक ही यह बात सीमित है? क्या देश पर महंगाई की एक बड़ी मार पड़ने वाली है? इसके बारे में सरकार क्यों नहीं बताना चाहती? जेपी मॉर्गन दुनिया का 5वां सबसे बड़ा बैंक है। इसने हाल ही में एक रिपोर्ट छापी है जिसके मुताबिक 2027 में दुनिया के कई देशों में खाने पीने की चीजों के दाम बेतहाशा बढ़ सकते हैं और इसकी मार सबसे ज्यादा भारत पर पड़ने की आशंका है। जेपी मॉर्गन का कहना है कि पूरी दुनिया में इस समय खाद की कमी है। रूस, यूक्रेन और ईरान अमेरिका के बीच युद्ध रुकता हुआ नहीं दिख रहा और एल नीनो भी सक्रिय हो चुका है। इसको याद रखिएगा। इसका मतलब मैं बताऊंगा आगे, क्योंकि आने वाले दिनों में यह शब्द आपको बार बार सुनने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। लेकिन पहले बात खाद की। भारत पूरी दुनिया के मुकाबले सबसे ज्यादा यूरिया खरीदता है। किसानों को इसका 45 किलो का बैग लगभग 266 रुपए का पड़ता है, जबकि सरकार को यही 45 किलो का बैग 2,500 रुपए से 4,500 रुपए के बीच पड़ता है। सरकार किसानों को सब्सिडी देती है। समस्या यह है कि सरकार अपना लगभग 40% यूरिया मिडिल ईस्ट के देशों से खरीदती है और लड़ाई की वजह से खाद की सप्लाई रुकी है। यह कमी दूर नहीं हुई तो सरकार को यूरिया और महंगे दामों पर खरीदना पड़ेगा। अनुमान है कि इस पर सरकार को 3 लाख करोड़ रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं। सरकार के लिए खाद आयात करना महंगा हो रहा है और वो ज्यादा समय तक किसानों को इतनी सब्सिडी नहीं दे पाएगी। किसानों को खाद महंगी पड़ेगी तो फसल महंगी होगी। इसका सीधा असर आपकी रसोई के बिल पर पड़ेगा, यानी आटा, दाल, चावल, अनाज, तेल, ब्रेड, सब्जियां सब महंगे। महंगाई बढ़ने की दूसरी सबसे बड़ी वजह है एल नीनो, जो एक स्पेनिश भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है एक छोटा बच्चा। लेकिन यह छोटा बच्चा भारत में महंगाई की बहुत बड़ी वजह बनने के लिए तैयार है। एल नीनो हर साल सक्रिय होता है, लेकिन इस बार इसके जरूरत से ज्यादा सक्रिय होने की आशंका है। इसे सुपर एल नीनो कहते हैं। जब ऐसा होता है तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया समेत दक्षिण एशिया के कई देशों में सूखे के हालात पैदा होते हैं, हीट वेव चलती है और जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। इतिहास का सबसे खतरनाक एल नीनो 1877 और 78 के दौरान सक्रिय हुआ था। तब भयंकर सूखा पड़ा और अनाज की भारी कमी हुई। दुनिया में करीब 5 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवाई। ये संख्या उस वक्त की आबादी का 4 से 5% है। भारत में भी उस साल जबरदस्त सूखा पड़ा
उस समय भारतीय उपमहाद्वीप में 50 लाख से 1 करोड़ लोगों की मौत हुई। इसके बाद 1997 और 98 में भी सुपर एल नीनो सक्रिय हुआ और इससे दुनिया की अर्थव्यवस्था को $5.5 ट्रिलियन का नुकसान हुआ। यानी भारत के रुपए में बात करें तो 545 लाख करोड़ रुपए का नुकसान। 2002 और 2003 में तो एल नीनो की वजह से आधुनिक भारत का अब तक का सबसे भयंकर सूखा पड़ा। फसलों का उत्पादन 7% तक गिर गया। इसके एक साल बाद 2004 में जब देश में चुनाव हुए तो इंडिया शाइनिंग के घोड़े पर सवार बीजेपी बुरी तरह हारी। इसकी एक बड़ी वजह इंडिया शाइनिंग शहरों में तो प्रचार का नारा बन गया, लेकिन देश के लाखों गांवों में रहने वाले करोड़ों किसानों को एल नीनो से बहुत नुकसान हुआ। इन किसानों और ग्रामीण भारत ने ही 2004 में एनडीए को बाहर का रास्ता दिखाया। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस साल अक्टूबर से सुपर एल नीनो सक्रिय हो सकता है और इसकी संभावना है 82%, जबकि अगले साल इसकी सक्रिय होने की संभावना 97%। यानी अगले साल 1.5 साल में महंगाई के मोर्चे पर जो कुछ होगा उसका असर देश के विधानसभा चुनावों पर तो पड़ेगा ही, वो 2029 के लोकसभा चुनाव को भी प्रभावित कर सकता है। भले ही सुनने में यह बात अभी दूर की कौड़ी लगे, लेकिन इतिहास की सबसे खास बात यही है कि वो खुद को दोहराता है। जो लोग इतिहास से सबक नहीं लेते वो भविष्य को नहीं परख पाते और जो लोग अतीत में ही अटके रहते हैं उन पर वक्त की मार सबसे ज्यादा पड़ती है। 150 साल पहले लिखे गए वंदे मातरम को लेकर बीजेपी की मौजूदा राजनीति भी कुछ ऐसी ही लगती है। वो देखना चाहती है किस विपक्षी नेता ने राष्ट्रगीत को गाया, किसने कितने पद गाए, लेकिन वो ये नहीं बताती कि भारत की अर्थव्यवस्था की मौजूदा हालत क्या है। पूरे एशिया में भारत फंड मैनेजर्स की नजर में सबसे कम पसंदीदा बाजार बन गया है। बैंक ऑफ अमेरिका के सर्वे में 32% निवेशकों ने भारतीय शेयरों से दूरी बना ली है। यानी विदेशी निवेशकों का विश्वास काफी कम हुआ है। प्रति व्यक्ति आय में बांग्लादेश भारत से आगे निकल गया है। आईएमएफ का आंकड़ा कहता है कि बांग्लादेश $2,911, भारत $2,812। और सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा, दुनिया की टॉप 100 कंपनियों की जो लिस्ट है उसमें इस साल की शुरुआत में 3 भारतीय कंपनियां थीं। कई वर्षों में पहली बार हुआ है कि दुनिया की टॉप 100 कंपनीज में एक भी भारतीय कंपनी नहीं है, लेकिन इस पर बात या बहस नहीं हो रही है। आपके शेयर डूब जाएं तो वंदे मातरम गाइए, आपकी ईएमआई बढ़ जाए तो वंदे मातरम गाइए, आप सड़क के गड्ढे में गिर जाएं तो वंदे मातरम गाइए, जोर जोर से गाइए, सबसे गवाइए, क्योंकि जब लाख दुखों की एक दवा है तो क्यों न गाया जाए। लेकिन क्या राष्ट्र प्रेम का मतलब यही है? वंदे मातरम गाइए और कोई सवाल मत पूछिए। मन है तो वंदे मातरम गाइए, जरूर गाइए, लेकिन सवाल भी पूछिए। महंगाई पर पूछिए, बेरोजगारी पर पूछिए, अर्थव्यवस्था पर पूछिए, पैलेट गन पर पूछिए, स्कूलों की हालत पर पूछिए, मिड डे मील पर पूछिए, स्कूल की गिरती छतों पर पूछिए, बारिश में धंसते राजमार्गों पर पूछिए, क्योंकि देशभक्ति एक गरीब बच्चे के शिक्षा के अधिकार के लिए लड़ने में भी है। यही लोकतंत्र का सार है। आपको आज का वीडियो कैसे लगा ज़रूर बताइए, संदेश लिखिए। हम लोग बहुत मेहनत से इसको तैयार करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और आपके जो संदेश हैं उन्हें मैं शामिल भी करता हूं। अब बारी है संदेशों की। ये है आईएम खान, कह रहे हैं हाय दिबांग जी, आदाब। मैं दुबई में रहता हूं, लेकिन आपका चैनल जब से मेरी नज़र में आया है मैं मुस्तकिल देखता हूं। मैं सिर्फ सबको देखता हूं, बट कमेंट पहली बार आपके लिए। खान साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप आगे भी देखते रहें और ऐसे ही कमेंट भी कभी कभी करते रहें। शुक्रिया। और ये है महेश शर्मा, कहते हैं दिबांग, मैंने बगरू स्कूल पर कई लोगों की प्रतिक्रिया सुनी,
लेकिन मैं बेहिचक आपको दिल से धन्यवाद करता हूं कि जिस तीखी प्रतिक्रिया आपने मदन दिलावर के लिए दी, गजब गजब। भगवान और जनता का आशीर्वाद मिलता रहे। महेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अच्छा संदेश लिखा। आप इस चैनल को शेयर जरूर करें, दोस्तों के साथ साझा करें इस चैनल को, ताकि हमारे दर्शकों की संख्या थोड़ी बढ़े। और यह है मेनू। दिबांग जी, मैं आपको 2002 गुजरात दंगों की रिपोर्टिंग से आपकी पत्रकारिता को देख रहा हूं। आप जैसे निष्पक्ष पत्रकार की वजह से थोड़ा बहुत पत्रकारिता जिंदा है इस देश में। अरे वाह, आप 24 साल से मुझे देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बताइए ना कि आप और क्या क्या देखना चाहेंगे, ये चैनल आप ही का है। और ये है रितु सिंह, कहती है सर आप बहुत बढ़िया विश्लेषण करते हैं। मैं जब सुबह कॉलेज के लिए तैयार होती हूं तो आपकी वीडियो चला लेती हूं, कभी कभी संदीप सर के शो में भी आपको सुनती हूं। सच में आप बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। इसी तरह बेबाकी और ईमानदारी के साथ अपनी बात रखते रहिए, हम आपके साथ हैं और आपके काम को लगातार सुनते और सराहते रहेंगे। मेरे लिए बहुत संतोष की बात है कि एक सज्जन तो 2002 से देख रहे हैं और ऋतु हैं जो कॉलेज जाने के लिए जब तैयार होती हैं तब देखती हैं। आप किस तरह के और कार्यक्रम देखना चाहेंगी, किस तरह से मैं जेनजी को इसमें और जोड़ूं, जरूर बताइएगा। धन्यवाद ऋतु। और ये है तिरंगनी, इनका कहना है दिबांग जी आप बेहद प्रोफेशनल हैं। आपकी आवाज, आपका अंदाज और जिस गंभीरता और संतुलन के साथ आप रिपोर्ट्स प्रस्तुत करते हैं वो हमेशा से बेहद खास रहा है। हमारे लिए आप टेलीविजन पत्रकारिता के उन महत्वपूर्ण चेहरों में से हैं जिन्हें हमने हमेशा सम्मान और विश्वसनीयता के साथ देखा है। इन्होंने काफी लंबा संदेश लिखा है और सुझाव भी दिए हैं, करीब 4 पैराग्राफ लिखे हैं। आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया कि मुझे और सक्रिय होना चाहिए इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर। मैं इसकी कोशिश करूंगा, पिछले कुछ दिनों में मैंने की भी है। आप और रील्स देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद तरंगिनी, आपने इतना लंबा संदेश लिखा, बहुत बहुत धन्यवाद। यह है रवीन बरवाल और कह रहे हैं जनता को चाहिए कि स्कूल अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और अपने एरिया के स्कूल की वीडियो सोशल मीडिया में डालें, वो चाहे किसी भी स्थिति में हो। रवीन जी, आपने अच्छा सुझाव दिया। कॉकरोच जनता पार्टी का अभियान है, स्कूल ठीक करो, सबको इसमें हिस्सा लेना चाहिए। स्कूल ठीक होंगे, हमारा भविष्य भी ठीक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आखिर में चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। और जब आप शेयर करें तो दोस्तों से कहें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें, आखिर तक देखें, क्योंकि आखिर तक देखेंगे तो आपके संदेश भी इसमें आपको सुनने को मिलेंगे। धन्यवाद।